मित्रों, मिडल ईस्ट में इतने अहम और फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना। एक तो आपको पता ही है कि ईरान ने अपने आसपास के सारे देशों पर बमबारी कर दी है। दूसरा हो सकता है अमेरिकन फोर्सेस बूट्स ऑन द ग्राउंड आ जाए, यानी कि अमेरिकन फोर्सेस ही ईरान में ग्राउंड इन्वेजन कर ले। या फिर अमेरिका कुर्द लड़ाकों को समर्थन देगा, जो कि उसने मोटा मोटी भी दे भी दिए, तो वो अमेरिका के बिहाफ पे लड़ेंगे। तो इस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, वो सारे मिडल ईस्ट देशों की बमबारी क्यों कर रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया है कि ये हमला हुआ कैसे था। मतलब इस हमले की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, डिसीजन कैसे लिया गया था। उसके अलावा मोसाद की एक स्टोरी भी आई है कि मोसाद ने किस हद तक जाकर उनकी रेकी की थी, खुफिया जानकारी जुटाई थी, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको जानना चाहिए। अब इन सारे डेवलपमेंट्स के अलावा यूएसए के फाइटर जेट्स भी गिर रहे हैं। ट्रम्प बोल रहे थे ना कि हाँ, देयर वर फाइटर जेट्स डाउनिंग, भाई भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। तो अब तुम्हारे फाइटर जेट डाउन हो रहे हैं ना, और बोल रहे हैं तुम्हारे फ्रेंडली फायर में डाउन हुए हैं। अरे सालों, तुम्हारे तो फ्रेंडली फायर में डाउन हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे बीच तो कोऑर्डिनेशन जीरो है, जीरो सिविक सेंस वाला वो सीन है ना। तो उस पर भी बात करेंगे कि यूएसए के फाइटर जेट्स कैसे डाउन हुए, वो खुद ही डाउन हो गए फ्रेंडली फायर में या फिर ईरान ने मार दिया। और मित्रों, इन सबसे भी बड़ा डेवलपमेंट एक और है, और वो है कि ईरान ने यूएसए और इसराइल के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर कर दिया है। यानी अब ये वॉर रिलीजियस वॉर हो गई है, पॉलिटिकल वॉर नहीं रही है। और ये एक बहुत बड़ा मेजर मेजर डेवलपमेंट है। जब जैसे आईएसआईएस का निर्माण हुआ था ना इराक में, अमेरिका ने हमला किया था, उसके बाद एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था। यहाँ भी वही हो सकता है, और ये विश्व शांति के लिए तो कतई अच्छा नहीं होगा। और भारत को भी इससे फर्क पड़ेगा। तो हम चर्चा करेंगे भारत को क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, भारत को सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अमेरिका ने क्या किया है, एक ईरान की नेवल शिप को डुबा दिया है, जिसका भी भारत से कनेक्शन था। तो हम इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं कमल चौधरी आज की मंत्रणा में आपका स्वागत करता हूं। अभी जो मैंने सारे विषय बताए ना, इनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं शुरुआत से कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी। अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि 23 फरवरी को बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को खुद फोन लगाया था और बताया था कि ईरान की सारी मिलिट्री लीडरशिप और मुल्ला लीडरशिप इकट्ठी हो रही है, और हम इनको एक ही स्ट्राइक में, एक ही ब्लो में उड़ा सकते हैं। तो ट्रंप ने पहले ही मन बना रखा था कि हमला तो करेंगे। इसके बाद ट्रंप ने कन्फर्म कर लिया कि जिस दिन वो मिलेंगे उस दिन हमला होगा, और फिर वो जिस दिन मिले उस दिन हमला हो गया। अब साथ में निकल कर आ रहे हैं कि अरे ये तो इसराइल ने हमला करवाया है। तो ट्रंप ने कैटेगोरिकली बोला है कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिवली हमला कर दिया। अब मित्रों, वैसे तो कॉमन सेंस के आधार पर आपको जचती है कि ईरान अमेरिका पर पहले हमला कर देगा। तो इसमें सोचने के ना दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ईरान को पता था हमला तो होने ही वाला है, इसलिए ईरान पहले हमला कर देता। अगर ये होता ना, तो यूएस ट्रूप्स को इतना बड़ा नुकसान होता कि अभी लगभग खबर निकल कर आ रही है 5 से 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ये बढ़कर 500 से 600 भी हो सकते थे। तो अगर इस अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये स्ट्राइक्स बिल्कुल सही थी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स बिल्कुल सही थी कि भाई कल को वो पहले हमला कर देते तो अमेरिका को दिक्कत हो जाती। वहीं अगर हम दूसरी ओर ईरान का पर्सपेक्टिव देखें, तो भाई ईरान क्यों कूदेगा अपने मौत के मुंह में। ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारनी हुई, और ये तो पैर नहीं गर्दन पर कुल्हाड़ी मारनी हुई। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट है, और आगे निकल कर सामने आएंगे कि हकीकत में हुआ क्या था। या फिर इराक वाला सीन होगा सद्दाम हुसैन वाला, की बताया तो लोगों को ये गया था कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस है, और सद्दाम हुसैन पता नहीं क्या क्या कर रहा है, केमिकल हथियार बना रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है। पर मिला आगे जाके कुछ नहीं। तो हो सकता है वो भी हो जाए। पर मित्रों, आपको क्या लगता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता, जिसके लिए तो मरने मारने को तैयार था, न्यूक्लियर वेपन तो नहीं छोड़ता, तो क्या इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं आता। भाई जिस दिन वो न्यूक्लियर वेपन हासिल कर देता, उस दिन इसराइल पर मिसाइलें मारता। ये तो कन्फर्म है। और फिलहाल के डेवलपमेंट देखकर आपको लग रहा होगा कि अरे ईरान कैसे मिसाइलें मार देता इसराइल पर। तो मित्रों, मैं याद दिलाता हूं, जब पेजर अटैक में ईरान ने हिजबुल्लाह की मिलिट्री लीडरशिप को और हिजबुल्लाह के ज़्यादातर लड़ाकों को मार दिया था, उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मान लो, या उनके सबसे बड़े आदमी हसन नसरल्लाह को मार दिया था। उसके बाद पता है ईरान ने स्ट्राइक कर दी थी बिना किसी उकसावे के। ईरान ने कितने ड्रोन और रॉकेट छोड़े थे। तो जिस दिन न्यूक्लियर वेपन आ जाता वो उस दिन भी छोड़ सकता था। अब जो हमारे में से बहुत ज़्यादा उदारवादी है, लिबरल है ना, वो बोलते हैं कि ठीक है ईरान हमला कर देता, इसराइल सारे हमलों को रोक तो सकता है। तो अभी के हाल देखो आप, इसराइल पर कितनी सारी मिसाइलें गिर रही है, इवन इसराइल के बच्चे वगैरह भी मर रहे हैं। सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है। अब आप कहोगे कि इसराइल और यूएसए ने भी तो सिविलियंस को टारगेट बनाया था, ईरान में बच्चियां मार दी। बिल्कुल, ईरान में बच्चियां मार दी, ये बात जायज़ है। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे कि इसराइल में भी तो बच्चे मर रहे हैं, प्लस ईरान अपने आस पड़ोस के देशों को भी नहीं बख्श रहा, वहाँ भी वो बमबारी कर रहा है। मेरे को एक बात बताओ,
दुबई में बमबारी करने का क्या मतलब है? आपने दुबई की इमेजेस तो देखी होगी, कैसे वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उस चीज़ का क्या सेंस है? अब वहाँ पर तो दुबई के ज़्यादातर लोग ही नहीं रहते, विदेशी लोग रहते हैं, तो ये सब हो क्यों रहा है? और सिर्फ दुबई नहीं, लगभग सारे मिडल ईस्ट के देशों को टारगेट बनाया गया है। फिर आपका सऊदी अरब हो जाए, कतर हो जाए, बहरीन हो जाए, सीरिया वगैरह को भी नहीं छोड़ा। तो दूध का धुला हुआ ईरान नहीं है, और न्यूक्लियर वेपन आ जाता तो ये बहुत बड़ा खतरा था। और इसमें खतरा भारत के लिए भी था। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, खामेनेई कश्मीर को गाजा के बराबर मानता था। वो बोलता था जो गाजा में हो रहा है वही कश्मीर में हो रहा है। इसका मतलब वो इसराइल को भारत के बराबर मानता था। तो आज इसराइल के खिलाफ है, कल को क्या गारंटी भारत के खिलाफ नहीं होगा? तो हमें इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लाने की ज़रूरत है। अब जब ईरान और इसराइल की बात चली रही है और स्टार्टिंग की बात चल रही है, तो आपको पता है कि इसराइल की मोसाद किस हद तक चली गई थी रेकी करने के लिए? इसराइल की मोसाद ने वहाँ की सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया था। यानी ईरान में कितना मूवमेंट हो रहा है, उनकी टॉप लीडरशिप का क्या क्या मूवमेंट है, रात दिन का मूवमेंट उन्हें पता चल रहा था, और ईरान को पता ही नहीं चला। अब रिपोर्ट्स तो मित्रों ये भी निकल कर आ रही है कि जो ईरान के टॉप लोग जिस डेंटिस्ट के पास जाते थे ना, वो डेंटिस्ट भी कॉम्प्रोमाइज था, मोसाद का एजेंट्स था। तो दांतों में जो चीज़ें भरता था ना, उससे लोकेशन ट्रेस हो जाती थी। हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट से मैं इन्हें वेरीफाई नहीं करता, पर हो सकता है ये भी हो, क्योंकि मोसाद किसी भी हद तक जा सकता है। अब मोसाद तो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इस युद्ध के बाद ऐसा लग रहा है ईरान भी किसी भी हद तक जा रहा है। सारे मिडिल ईस्ट देशों की बमबारी कर रहा है। अब समझ में नहीं आता कि भाई अपने आस पड़ोस के देशों को अपने खिलाफ करने से क्या मिलेगा। अब ऐसा नहीं है मित्रों इसने सारे देशों को अपने खिलाफ कर लिया है। जिन जिन देशों के साथ बॉर्डर लगता है ना, वहां पर अभी तक इसने मिसाइलें नहीं मारी है। इसका मतलब ये कैलकुलेटेड थे कि जिन देशों के साथ बॉर्डर नहीं लगता वहां पर मिसाइलें मारो, क्योंकि जिन देशों के साथ बॉर्डर लगता है अगर वहां पर मिसाइलें मारी गई ना, फिर ग्राउंड इन्वेजन का खतरा बढ़ जाएगा। मान लो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, अगर पाकिस्तान पर मिसाइल्स आती तो पाकिस्तान की मिलिट्री तो टैंक लेकर अंदर घुस जाती, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। ऐसे ही उसने बहुत सारे देशों को निशाना नहीं बनाया है, जो भी ध्यान देने योग्य बात है। पर चलो इनको तो नहीं बनाया, अब इन मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना लिया है। और सऊदी अरब जो मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर है, यूएई जो मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर है, कतर जिसका कि अमेरिका में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, अब इन पर हमले हो रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं भाई? हिसाब से तो इनको रिटेलिएट करना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि ये हमले कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रिटेलिएट कर दिया तो ये हमले बढ़ेंगे। अब मुझे तो पता नहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों देख रहे हैं, इनको टारगेट किस लिए किया जा रहा है, शायद इन देशों को समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने आपको बताया था कि ईरान की दो मिलिट्री विंग है, एक तो आईआरजीसी है और एक ईरान की देश की मिलिट्री है। अब ईरान देश की मिलिट्री तो वहाँ के प्रेसिडेंट के अंडर आती है, और वहाँ के प्रेसिडेंट को अभी मारा नहीं गया है, उनको असैसिनेट नहीं किया गया है। वहाँ के सुप्रीम लीडर है खामेनेई, जो कि उनके धर्मगुरु भी है, उनको असैसिनेट किया गया है, और उनके अंडर आती थी आईआरजीसी, और उन्हीं के अंडर आती है सारी की सारी रॉकेट फोर्स। तो अभी जो कुछ हो रहा है ना, वो धर्म के आधार पर हो रहा है, शिया सुन्नी के आधार पर हो रहा है। शिया सुन्नियों को काफिर समझते हैं, तो इस आधार पर इनको मारा जा रहा है। अब इनको निर्णय लेना ही पड़ेगा और युद्ध में कूदना पड़ेगा, आज नहीं तो 5 दिन बाद कूदना पड़ेगा। अब ये बंद तो कर नहीं रहे। और मैं ऐसे ही नहीं कोई हवा में बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने बोल दिया आप मान लो। ईरान के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते मित्र देशों पर हमला हो, फिर भी तो हमले तो हो रहे हैं। तो जब वहां का राष्ट्रपति नहीं चाहता हमला हो, फिर हमला कर कौन रहा है? और दूसरी बात, ओमान पर भी हमला किया गया है, जो कि सारी शांति वार्ता करवा रहा था, बहुत प्रो ईरान था, उस पर भी हमला किया गया है। रिपोर्ट्स तो निकल कर आ रही है कि टर्की पर भी बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई है। अब आप कहोगे टर्की पर मार दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तोप हो गया। मित्रों टर्की नाटो का मेंबर है, और नाटो में सारी की सारी यूरोपियन पावर और यूएसए आते हैं, तो एक बहुत बड़ी वॉर हो सकती है। हालांकि अभी तो उन्होंने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल मारने से नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं होगा। आर्टिकल 5 का मतलब ये है कि अगर सारे नाटो देशों को उस देश पर हमला करना है तो उन्हें आर्टिकल 5 के तहत हमला करते हैं, तो अभी तक इन्वोक हुआ नहीं है। लेकिन अगर तुर्की पर और ज़्यादा हमले किए गए तो इन्वोक हो सकता है। और चलो तुर्की पर तो हमले कर ही दिए, इन्होंने यूरोपियन कंट्री साइप्रस भी हमले कर दिए। और अभी इन सारे डेवलपमेंट्स को देखकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी आगे आ गए। ब्रिटेन जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा न्यूट्रल दिख रहा था, रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही थी कि डियागो गार्सिया बेस नहीं दिया ब्रिटेन ने यूएसए को यूज़ करने के लिए। अब ब्रिटेन ने सारे बेस यूज़ करना भी अलाउ कर दिया है, प्लस फ्रांस और ब्रिटेन इंटरसेप्ट करने में मदद कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के देशों को ड्रोन्स और मिसाइल्स। तो अभी तो ये बहुत शुरुआत में डिफेंसिव पोस्चर है, क्योंकि पहले दूसरे दिन तो ये डिफेंसिव पोस्चर भी नहीं था, आगे बढ़कर ये हो सकता है ऑफेंसिव भी हो जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। और अगर ये होता है ना, तो ये मान लो ये वॉर और लंबी खींचेगी, जिससे भारत को भी आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। अब मित्रों इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है, और आपको याद होगा ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, वो हमला ईरान ने करवाया था। अब ये कन्फर्म हो गया है, और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, या फिर अभी तो वो खुद को युद्ध का मंत्री कहने लग गए हैं, मिनिस्टर ऑफ वॉर, उन्होंने बोला है
कि हमने उस व्यक्ति को मार दिया शॉट डेड ईरान में। इसका मतलब ईरान में मारा गया है ईरान के किसी व्यक्ति द्वारा, जो कि ऑब्वियसली मोसाद से कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा कि यूएसए ने क्यों अटैक किया है। जब आप यूएसए के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की सोचोगे तो ये सारी चीज़ें तो यूएसए करेगा ही करेगा। पर मित्रों, अब ऐसा भी नहीं कि ईरान एकदम ही हथियार डाल देगा, वो कुछ करेगा ही नहीं। ईरान बिल्कुल करेगा, और ईरान एक बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा रहा है। इसराइल में तो मिसाइल लैंड हो ही रही है। इवन जितने भी आसपास के इमीडिएट बेसिस थे ना यूएसए के, सबको हिट किया गया है, और तो और यूएसए की एम्बेसी तक को हिट किया गया है। और आप मोसाद वगैरह का तो सुनते ही हो कि भाई मोसाद की इंटेलिजेंस किस हद तक है, सबसे बढ़िया खुफिया एजेंसी है। सीआईए भी बहुत बढ़िया खुफिया एजेंसी है। पर आपको पता है ईरान के पास भी बहुत सारे खुफिया इनपुट्स थे, और ईरान दुबई में ऐसी बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहा है जहां सीआईए के ऑफिसर्स मिलते थे। मतलब सोचिए किस लेवल की इनपुट्स उनके पास रही होगी कि वो उनको भी टारगेट कर रहे हैं, और उनके पास उन बिल्डिंग्स को टारगेट करने की क्षमता है। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चलो आईआरजीसी हमला कर रहा है, उसके पास रॉकेट फोर्स है, और आईआरजीसी उनके राष्ट्रपति की बात तो मानता नहीं है, खामेनेई की बात मानता है। खामेनेई साहब जाग चुके हैं, तो अब जब तक कोई नया खामेनेई नहीं आएगा तब तक तो ये हमले करते रहेंगे। पर इसके अलावा भी वहाँ के धर्मगुरुओं ने अमेरिका पर और इसराइल पर जिहाद डिक्लेयर कर दिया। और अगर आपको जिहाद का मीनिंग नहीं समझ में आता है ना, तो ये मान लो ये रिलीजियस वॉर हो गई है। इसका मतलब अगर अमेरिका में कोई शिया मुसलमान है और वो ढंग से शिया मुसलमान है, खुद को मानता है, प्रैक्टिसिंग शिया मुसलमान है, तो उसका फर्ज बनता है अमेरिका को नुकसान पहुंचाना, अमेरिका के राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाना, इसराइल को नुकसान पहुंचाना, और इसराइल के लीडर को नुकसान पहुंचाना। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में टेररिस्ट अटैक आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। यूरोप में इसलिए क्योंकि वो यूरोप को अमेरिका का दोस्त समझते हैं, और इसराइल में भी टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये बात मैं कोई हवाई में नहीं बोल रहा हूँ। इराक इन्वेजन के बाद आईएसआईएस का भी तो निर्माण हुआ था, आतंकवादी संगठन का, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। और यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट होता दिख रहा है, क्योंकि जब तक आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे रिजीम चेंज होगी नहीं। अब रिजीम तो चेंज नहीं होगी, लेकिन एयर स्ट्राइक से रिजीम को इतना वीक कर देंगे ना कि वहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा। पर शायद इसराइल और यूएसए इसके लिए भी तैयार थे। उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन का प्लान बना लिया है। शुरुआत में आपको लगा होगा कि ये युद्ध तो 4-5 दिन चलेगा, अमेरिका इसे लंबा नहीं खींचेगा। इवन कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि 2-3 दिन बाद ट्रंप बातचीत के मूड में आ गए थे कि चलो बातचीत करते हैं। पर मित्रों, अब इनके बयान सुनकर लगता है कि एक लंबी वॉर के लिए तैयार थे इसराइल और यूएसए। लंबी मतलब ये नहीं कि सालों खींचने वाली वॉर, लंबी मतलब लगभग 24-25 दिन, 1 महीने की वॉर के लिए तैयार थे। दूसरा, इन्होंने अपनी पूरी एक कैलकुलेशन बिठा रखी थी कि पहले रिजीम को तो कमज़ोर करना है, उसके बाद वहाँ पर एक कुर्द एथनिक ग्रुप है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको महिसा अमीनी वाला केस याद होगा, एक लड़की थी, उसके सर पर दुपट्टा था लेकिन उसके थोड़े बहुत बाल दिख रहे थे, और उन्हीं की वजह से वहाँ के जो एक मोरल पुलिसिंग होती है उसने पीट पीट कर मार दिया था। वो भी कुर्द थी, और उसकी वजह से कुर्द इलाकों में ही सबसे पहले दंगे भड़के थे। तो कुर्द लड़ाके वैसे भी ईरान से परेशान है। और आपको अगर बॉम्बिंग का पैटर्न दिखाऊँ ना मैं इसराइल और यूएसए का, तो वो भी लगभग ईरान के पश्चिम में हो रही है सारी की सारी बॉम्बिंग। अब ईरान के पश्चिम में कुर्द लड़ाके हैं, यानी पहले ईरान को पश्चिम से बहुत कमज़ोर किया जाएगा। एक तो तेहरान में बॉम्बिंग कर रहे हैं, एक पश्चिम में बॉम्बिंग कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी निकल कर आ रही है कि कुर्द लड़ाकों को सीआईए यानी अमेरिका और इसराइल ने वेपन्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसका मतलब अब कुर्द लड़ाके आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है अमेरिका और इसराइल को अपने सैनिक उतारने की ज़रूरत ही ना पड़े, या बहुत छोटी सी जगह में सैनिक उतारने होंगे, एक स्पेशल ऑपरेशन करेंगे, वापस आ जाएंगे और कुर्द लड़ा के उनका काम करेंगे। क्योंकि मित्रों, यूएस और इसराइल को कम समझना मूर्खता ही होगी कि उन्होंने इतना बड़ा अटैक प्लान किया और उसका एंड कैसे होगा इन्होंने प्लान ही ना किया होगा। तो ये नहीं हो सकता। और ट्रंप वो वाला व्यक्ति है जो फॉरएवर वॉर में, मतलब हमेशा के लिए युद्ध में फंसना बिल्कुल नहीं चाहेगा, और ना ही चाहेगा इसराइल, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों देशों को फटीगा नहीं थकाएगा, ये लगभग पूरे विश्व की इकोनॉमी पर असर डालेगा और खासकर यूरोप की इकोनॉमी पर असर डालेगा। तो इन्हें वॉर जल्दी तो खत्म करना पड़ेगा, इसलिए कुर्द लड़ाकों वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मित्रों, एक साइड से तो हो सकता है कुर्द लड़ाके हमला कर दे, दूसरी साइड आपको सऊदी और पाकिस्तान का कुछ डिफेंस पैक्ट याद आ रहा है कि सऊदी और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया था। अगर पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो सऊदी लड़ने आएगा, सऊदी की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान लड़ने आएगा, और सऊदी पर अब ईरान ने बहुत सारे हमले भी कर दिए। तो मोटा मोटी अब सऊदी के डिफेंस में पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि सऊदी के डिफेंस में पाकिस्तान किस हद तक जाएगा। सिर्फ ये भी एयरफोर्स से बमबारी करेंगे या फिर ग्राउंड इन्वेजन भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की सीमा लगती है।
और मैंने आपको बताया था कि ईरान बहुत समझदार है, उसने पाकिस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान के बेसिस का यूज़ हुआ था ईरान पर सर्विलांस करने के लिए। यूएसए ने खुद उनके बेसिस का यूज़ किया था इसी में, और ये बात ईरान को पता भी है। ईरान ने बोला भी है कि पाकिस्तान को इसके नतीजे झेलने होंगे, पर अभी तक हमला नहीं किया है। इसका मतलब ईरान को कहीं ना कहीं डर है। तो ये डर देखते हैं सही साबित होता है कि नहीं, पाकिस्तान ग्राउंड इन्वेजन करता है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अब मित्रों, इतने सारे डेवलपमेंट्स के बीच इंडिया कहाँ है? तो इंडिया के लिए तो मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना ही रहा हूँ कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पर एक बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि हमने ईरान का साथ नहीं दिया, उसने हमारा दिया था। ये सारे टॉपिक ऑफ डिबेट है जिन पर मैं एक पूरा वीडियो बनाकर डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। पर अभी क्या हुआ है कि एक ईरान का नेवल शिप था, उसको अमेरिका ने इंडियन ओशियन में, ध्यान रखिएगा, भारत की टेरिटरी में नहीं, इंडियन ओशियन में डुबा दिया है। IRIS डीना नाम था उसका। अब भारत में चर्चा छिड़ी हुई है कि भाई उसको कैसे डुबा दिया गया, हमें उसकी प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। अरे वो इंटरनेशनल वाटर में था, हमारी टेरिटरी में थोड़ी था। डुबा दिया तो डुबा दिया, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। और दूसरा, IRIS डीना को पता होना चाहिए था ना कि कल को तुम्हारा युद्ध चल रहा है तो तुम्हें डुबाया जा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इस युद्ध को भारत तक लेके आया जाएगा, और वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स का बोल रहे हैं कि लेमोआर, इन ये एग्रीमेंट साइन हुए थे, इसके अंडर हमारे नेवल बेसिस का अमेरिका यूज़ कर सकता है। लेकिन मित्रों, उन एग्रीमेंट्स में साफ लिखा गया था कि युद्ध के समय ये कोई ज़रूरी नहीं होगा कि हम उन्हें यूज़ करने दें, यानी हम उन्हें मना कर सकते हैं, और हम उन्हें मना करेंगे क्योंकि भाई उनकी वार हम हमारी ज़मीन तक क्यों लाए फालतू में। तो जितने भी ये सारी खबरें फैलाने वाले हैं वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं, भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है और ना ही होगा। बाकी मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अब चलो, भारत तो शामिल नहीं है, लेकिन इस युद्ध का अंत क्या दिख रहा है? तो मित्रों, इस युद्ध के अंत दो ही प्रकार से हो सकते हैं। या तो तुम वहाँ पर कोई नया लीडर चुन दो, और नया लीडर चुनते वो नया धर्मगुरु हो जाएगा, उसकी बात IRGC मान लेगा। या फिर तुम एक काम करो, IRGC को ही खत्म कर दो। अब IRGC को खत्म करना तो बहुत महाभारत है, मुश्किल काम है। पर एक चीज हो सकती है, ये हमले किससे कर रहे हैं? ड्रोन से, मिसाइल से। और इनको लॉन्च करने के लिए इनको चाहिए होते हैं लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन लॉन्चर्स। तो अगर आप मिसाइल लॉन्चर्स को ही नष्ट कर दोगे ना, तो उसके बाद ये मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाएंगे, या फिर ज़्यादातर को नष्ट कर दोगे तो ये मिसाइलें कम लॉन्च कर पाएंगे और उतनी इंटरसेप्ट हो जाएगी बाकी देशों में। और इसराइल इस पर काम भी कर रहा है, उसने लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। और अमेरिका ने बोला है कि ईरान की ओर से होने वाले हमलों में सिग्निफिकेंट कमी आई है, एक बहुत बड़ी कमी आई है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये दो ही चीज़ें हो सकती है, और मेरे हिसाब से ये दूसरे वाले के लिए जा रहे हैं, मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर रहे हैं, उधर से कुर्द लड़ा के घुसा रहे हैं, और कल को हो सकता है पाकिस्तान को भी ईरान में अपनी सेना लेकर घुसना पड़े। मित्रों, अगर बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। आज की चर्चा यहीं तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे।